हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए अनुभव के सफर पर। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं द सिंगिंग शेफ मनप्रीत सिंह आहूजा। मनप्रीत 3 बार नॉमिनेट हुए हैं यूके के क्राफ्ट्स गिल्ड ऑफ शेफ अवार्ड के लिए, जिसे शेफ्स का ऑस्कर भी कहा जाता है। ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 years। आज वो अपने 30 साल के सफर की कहानियां, एक अच्छा शेफ कैसे बना चाहता है, इसके बारे में हमसे कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम आवर सिंगिंग शेफ मनप्रीत सिंह आहूजा। हेलो मनप्रीत, मैं हूं Hi, आज how are आपकी you? होस्ट रक्षा। एंड Nice to meet you, Raksha. फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू, लाइक in your busy schedule. Actually it's 7:30 a.m. in London, so you are giving us this opportunity to have a conversation with you इतने सुबह सुबह। पूरे टीम अनुभव की तरफ से सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल। Thank you, Raksha. It's an honor. मेरे लिए मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। उठना तो होता ही है सुबह। आज थोड़ा सा जल्दी उठ के तैयार हो गए, so it's good. It feels nice. थैंक यू। सो एक्चुअली लाइक द मोटो ऑफ आवर चैनल इज अलग अलग प्रोफेशंस हमारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाना। सो शेफ, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल प्रोफेशन लाइक बैक देन। आपको 30 साल का एक्सपीरियंस है। 30 साल पहले जब आपने एक शेफ बनना चूज किया था, एक कन्वेंशनल प्रोफेशन नहीं था। हाउ डिड यू स्टार्ट विथ योर जर्नी ऑफ बीइंग अ शेफ? एक्चुअली ये जो मुझसे शायद 20-30 साल पहले शेफ्स बने, उनके लिए तो शायद और भी ज्यादा मुश्किल हुआ होगा। I mean, those kind of people would have been my father's generation. होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इंडिया में सबसे पहला मुंबई में खुला, जिसको दादर केटरिंग कॉलेज भी कहते हैं। तो कल ही वहाँ पे अपने कॉलेज में प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस हुई हैं। So the institute is quite old. I joined much later. Yes, तब भी conventional path नहीं था इतना ज्यादा, पर कुछ अवेयरनेस आने लगी थी। एटलीस्ट जो बड़े शहर थे उनमें लोगों में अवेयरनेस थी, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स लाइक दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में हमेशा ही रहे हैं। So इस वजह से that awareness was always there, but in smaller cities, smaller towns, villages, awareness relatively काफी कम हुआ करती थी। So मेरे लिए this was accidental, and this might sound familiar to a number of people. जब हम +2 में होते हैं, तो उसके बाद हमें अपना आगे का करियर पाथ चूज करना है, तो आपके पास वो इंजीनियरिंग या मेडिकल या अकाउंट्स या वो things may have changed in India, and I suppose they have also. So although मेरे पास इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स थे, लेकिन मुझे ये अवेयरनेस थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है मेरे लिए। Although academically I was not bad, but I wasn't in the 90 percentile वाली कैटेगरी में। So I think I knew fairly clearly that this is not going to happen. But मैंने कोई चूज नहीं करके रखा था अपना करियर पाथ, एंड इट जस्ट हैपेंड एक्सीडेंटली। मैंने वो न्यूज़पेपर आता था घर पे, न्यूज़पेपर एक दिन खोला तो वो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन वहां पर थी। मैंने फादर को पूछा तो उन्होंने हामी भर दी। And interestingly, my father also did not believe in conventions. I think that was a huge plus for me. So जब मैंने उनके सामने ये एड रखी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट आई डिड नॉट नो कि इसमें क्या क्या करियर पास होते हैं। मतलब होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी अब जब मैंने ज्वाइन किया, तो उसके बाद दुनिया मेरे सामने खुली। बॉम्बे जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं एक बार दिल्ली गया था और बहुत छुटपन में बॉम्बे गया था। सो मुझे मेट्रो सिटीज में रहने का
कुछ आइडिया नहीं था. So it was a shock as well as it was a surprise to be in a metro city. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आप में आपको ट्रेनिंग दी जाती है. सो मैं मेरा ज्यादा इंटरेस्ट मैनेजमेंट में था. मैं फ्रंट ऑफ द हाउस में काम करना चाहता था. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मेंबर्स ऑफ फैकल्टी जो हमारे टीचर्स थे, कुछ मेरे बैचमेट्स, और जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करी जिन होटल्स में, वहां पर कुछ ऐसी इमेज बन गई, या जो मेरे मेंटोर्स और ट्रेनर्स थे उन्होंने मुझे वो शेफ का टाइटल दे दिया. सो वो एक्सीडेंटली ये चीजें मेरे साथ जुड़ गई. और जब मैंने कॉलेज में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, ऑल्दो आई ज्वाइंड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, but I was the management trainee in the kitchen. So, coming back to your question, I think my chef profession chose me rather than me choosing that career. बस वो होता चला गया. So, like, destiny plays a important role. Oh, huge role, Yeah, huge. huge role. So, like you said, ki like professional chef, like being a chef, the career chose you. But like many अभी इस टाइम में तो काफी लोग नॉन कन्वेंशनल करियर्स चूज करते हैं. सो एक प्रोफेशनल शेफ बनने के लिए या होटल मैनेजमेंट साइड में जाने के लिए डू यू नीड अ डिग्री, अ प्रोफेशनल डिग्री, या आप बिना डिग्री के भी इस फील्ड में जा सकते हैं? और अगर आपको एक जब मैंने प्रोफेशनल ज्वाइन डिग्री किया तब, चाहिए. हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया तब तो ऐसा था. शायद इंडिया में चेंज हो गया तो मैं कह नहीं सकता. +2 के बाद सीधा हम लोग ज्वाइन करते थे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. उस टाइम पर डिप्लोमा होता था. सो विच लेटर बिकेम अ डिग्री. आई थिंक अब अगर आप होटल मैनेजमेंट की नेशनल काउंसिल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक बॉम्बे, दिल्ली, देयर आर मेनी नाउ. उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया 1992 में, तब 17 इंस्टीट्यूट्स थे कंट्री में. अब नेशनल काउंसिल के अंडर शायद कुछ ज्यादा हो गए होंगे. सो नाउ इट इज रिकग्नाइज्ड एज अ डिग्री. तो हमें भी ये ऑप्शन दी गई थी काफी साल बाद कि आपका डिप्लोमा आप डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है by being affiliated to a university. I mean, I chose not to because जब मैं अपना कर रहा था होटल मैनेजमेंट, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में एनरोल कर लिया था. सो आई ऑल्सो डिड माई BA थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस. So I had the degree alongside the diploma. पर लोगों I don't know whether graduation is a prerequisite. आप +2 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं. और अब इंस्टीट्यूट्स भी काफी सारे हो चुके हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं. और एक एक और कैटेगरी होती है लोगों की जिनको शौक होता है, जिनका पैशन होता है. आप भले ही क्वालिफाइड ना हो, पर आपका इंटरेस्ट किसी फील्ड में इतना ज्यादा है कि आप नेचुरली उसमें एक्सेल करते हैं. सो लाइक फॉर एग्जांपल somebody who is मैं यहाँ पर लंदन में भी बहुत फैमिलीज हैं जिनमें मैं देखता हूँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के, 10 साल के, इनटू बेकिंग, केक्स बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं. तो उनको तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उनका शौक है. तो अगर किसी को ये शौक है खाना बनाने का या बेकिंग का, या जो भी ये किचन रिलेटेड या शेफ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपको वैसा इंटरेस्ट है, तो देर आर पीपल हु रन कुकरी स्कूल्स इन एवरी टाउन एंड सिटी इन इंडिया. तो आप वो भी कर सकते हैं. और उसके बाद अगर आप चाहें तो देर आर इंस्टीट्यूट्स, बेटर इंस्टीट्यूट्स विद इन इंडिया, बाहर भी जिन लोगों के पास जो थोड़े से एफ्लुएंट हैं, अगर आप बाहर जा सकते हैं तो ऐसे कॉर्डन ब्लू और इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें लोग चले जाते हैं. और कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो होटल्स में एज अप्रेंटिस ज्वाइन कर लेते हैं. थ्रू द रैंक्स दे देन प्रोग्रेस इन देयर करियर. तो ये बहुत सारे पाथ्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं. कोई जरूरी नहीं कि क्वालिफिकेशन
जैसे कुछ लोग क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना आपको बेटर क्रिकेटर बना देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एक नेचुरल बात भी होती है। तो आई थिंक दैट गोज फॉर एवरी प्रोफेशन, सो यू कैन you can choose these various paths. सो लाइक और इफ यू एनरोल कोई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, सो वहां से आप, जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे पाथ्स खुल जाते हैं, सो एक शेफ बनना एक पाथ है, लाइक व्हाट आर द अदर पाथ्स दैट यू कैन चूज इन दैट होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन? तो इसमें आप देखिए कि अगर आप एक एक होटल को कंसिडर कीजिए, ऑफ कोर्स देयर आर इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट्स और ढाबाज और यू नो street food outlets and like but let's start from what is uh, what is the most prominent uh, of all. तो जब आप किसी होटल में जाते हैं तो होटल वो जो जिसमें रूम्स हैं जहां पर आप स्टे करते हैं, यस। दैट काइंड ऑफ होटल। आज क्योंकि होटल जो टर्म है वो हमारे हमारे टाइम पे होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट को भी होटल कहा जाता था एक टाइम पे। जैसे वो राम भरोसे हिंदू होटल, तो वो वो हम सब ने सुना हुआ है। तो वो जो होटल है जिसमें रूम्स हैं, जब आप जाते हैं तो एक रिसेप्शन डेस्क है, वहां पे रिसेप्शन पे लोग खड़े होते हैं, आपकी डिटेल लेते हैं, फिर आपको चाबी देते हैं, अच्छा आप फलाना कमरे में जा सकते हैं। तो वो वो फ्रंट ऑफिस कहते हैं उसको। तो उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, रिजर्वेशंस कैसे लेनी है, रूम्स को कैसे मैनेज करना है। इनफैक्ट जो फ्रंट ऑफिस है वो अच्छे होटल्स में सबसे ज्यादा रेवेन्यू रूम्स जनरेट करते हैं। in a big hotel, rooms division 70 to 75% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ अ होटल। सो दैट इज वेयर आई वांटेड टू बी द मैनेजर ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर ऑफ अ होटल। तो इसमें फिर पीछे लोग बैठे होते हैं जो टेलीफोन कॉल्स ले रहे हैं, रिजर्वेशंस को मैनेज कर रहे हैं, गेस्ट हिस्ट्री को देख रहे हैं कि कौन कौन सा कस्टमर कितनी बार आया है, लॉयल्टी स्कीम्स होती हैं। तो मतलब काफी सारे इसमें सब सेक्शंस होते हैं। फिर एक होता है कि उसी होटल में 2 3 4 या उससे ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। तो रेस्टोरेंट्स को जो मैनेज कर रहे होते हैं वो रेस्टोरेंट के मैनेजर्स होते हैं, बार मैनेजर्स होते हैं, पर वो फिर एक डिपार्टमेंट होता है, उसको फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट कहा जाता है, F&B। और उसमें कुछ फंक्शंस हॉल होते हैं जिसको बैंक्वेट हॉल्स कहा जाता है। तो बैंक्वेट मैनेजर हैंडल्स द बैंक्वेट्स। फिर एक डिपार्टमेंट उसी में आता है जो आपको कमरे में आपका खाना पहुंचाता है। आपको भूख लगी है सुबह ब्रेकफास्ट में, तो आपको रूम सर्विस होगी, तो एक रूम सर्विस डिपार्टमेंट भी होता है। तो ये सारा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का जो उनके जो चीफ होते हैं उनको फूड एंड बेवरेज मैनेजर कहा जाता है। तो आप एज एज ए वेटर ज्वाइन करते हैं किसी एक रेस्टोरेंट या बार या रूम सर्विस या किसी अलाइड डिपार्टमेंट में। तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेशन होती है, आप फिर सेक्शन होल्डर बनते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर या बार मैनेजर, या फिर आप धीरे धीरे करके आप टॉप पोजीशन पे F&B मैनेजर बन जाते हैं। फिर एक डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग में आपके कमरे की सफाई, होटल की सफाई, बैक एरियाज की लुक आफ्टर, कोई लाइट खराब हो गई है, कुछ हो गया है, देयर आर लॉट कपड़े हैं, जैसे आप गए हैं, आपके आपने कपड़े धुलवाने हैं एज ए कस्टमर होटल में, तो आप वो कपड़े आप डाल देते हैं बास्केट में, तो वो लॉन्ड्री में चले जाते हैं, तो वो लॉन्ड्री वो भी हाउसकीपिंग के अंडर आता है। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट होता है। फिर फाइनेंस कंट्रोल करना, अकाउंट्स। सो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बैच में थे, अकाउंटेंसी उन्होंने पहले से कर रखी थी, तो वो बाद में अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में चले गए। ऐसे ही अलग अलग। सो देन देयर इज ऑफ कोर्स किचन। तो किचन सामने नजर नहीं आती कई बार होटल्स में, पर आप जिस भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या आप किसी शादी के फंक्शन पे गए हैं, तो जो भी खाना सर्व हुआ है, किचन डिपार्टमेंट इज ह्यूज। सो किचन रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। सो देर आर कॉस्ट डिपार्टमेंट्स that are and then there are revenue generating departments. For example, food and beverage department जो है, सेल हो रही है खाने की रेस्टोरेंट में, तो वो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है।
10 से 20% फूड एंड बेवरेज जनरेट करता है होटल के लिए। तो किचन एक कॉस्ट का डिपार्टमेंट है, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, बट इट्स लाइक द बैकबोन ऑफ द रेस्टोरेंट। फूड एंड बेवरेज मैनेजर और जो एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं होटल के, दे वर्क इन टैंडम, काफी क्लोजली एक दूसरे के साथ वो लोग काम करते हैं। और क्योंकि पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है सर्विस डिपार्टमेंट में, तो आमतौर पे देखा गया कि जो फूड एंड बेवरेज मैनेजर होते हैं होटल के, वो ही आगे जाके जनरल मैनेजर बनते हैं, ज्यादातर, नॉट नॉट ऑलवेज, a number of times. So kitchen is back of the house, a lot of times back breaking work, um, long hours, you standing on your feet all day long. तो इस तरह के पार्ट्स हैं, और कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं, आपको सिखाया जाता है कि उस जगह पर कैसे काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कस्टमर से बात कैसे करनी है, अगर आप सर्विस में हैं तो आपको किस तरह से काम करना होगा, वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग ट्रेनिंग में एक्सेल करते हैं, कुछ लोग परचेजिंग में एक्सेल करते हैं। सो क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे, आप मटेरियल्स परचेज करेंगे। तो मेरे एक बैचमेट थे, उनका इंटरेस्ट इसी तरफ ज्यादा था, अकाउंट्स, परचेजिंग एटसेट्रा। तो आज वो उस फील्ड में इतना ज्यादा एक्सेल कर गए हैं कि कुछ साल पहले उनको एक इंडिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट भी दी। सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल। सो ये होटल की बात हो गई है, पर अगर आप अपना छोटा सा रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं तो आप वो भी चला सकते हैं। मेरे बैच में देर इज एन इंडिविजुअल who runs the biggest mechanized vada pav outlets in India. उस चेन का नाम है जंबो किंग, जो बॉम्बे में शुरू हुई और अब दिल्ली में है, हैदराबाद में है। ही इज प्लानिंग टू गोइंग टू बैंगलोर सून। धीरज गुप्ता उनका नाम है। तो वो जंबो किंग वड़ा पाव आउटलेट उनके माइंड में एक टाइम पर आया कि मैं, अगर मैकडोनल्ड्स हो सकता है वर्ल्ड वाइड, तो वड़ा पाव क्यों नहीं हो सकता वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने वो शुरू कर दिया, और आज उनका एक अपनी एक करियर की जर्नी है। सो देयर आर सेवरल पाथ्स। सो आपने काफी डिटेल में एक्चुअली एक्सप्लेन किया, और हमारे जो परस्यूइंग होटल मैनेजमेंट करियर, जिन्हें जाना है, जिन्हें होटल मैनेजमेंट में, आई होप उन्हें ये पाथ्स सुनकर काफी अलग अलग पाथ्स ऑप्शंस खुले होंगे उनके लिए। सो आपके 30 साल के एक्सपीरियंस में, लाइक, व्हाट डू यू थिंक, एक होटल चलाने के लिए, एक होटल बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आई, और आप कैसे उसे फेस करते गए? मैंने एज एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया, आज भी मैं एम्प्लॉय हूँ। पर somehow और दी अदर मेरे मेरे रोल्स में मेरे मेरे को काफी जिम्मेदारियां सौंपी गई। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय करियर आई हैव ऑलवेज बीन इन रिस्पांसिबल पोजीशंस। तो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप उसको किस तरह से डील करते हैं, दैट इज व्हाट दैट्स व्हाट इज द मेन थिंग। मैं खुशकिस्मत रहा कि मेरे जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो सपोर्टिव थे, और उन्होंने मुझ पे भरोसा भी किया कि मैं किसी भी चीज को हैंडल कर सकता हूँ। कई बार कई मुश्किल चीजें मेरे सामने ऐसी आ गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, हम किसी के घर पे गए, और वहां पर एक केटरिंग करनी थी, और वो काफी वेल्थी, काफी अमीर लोग थे, और उन्होंने और भी ऐसे ही वेल्थी लोगों को बुलाया हुआ था। और चीफ गेस्ट जो थे वो इंडियन हाई कमिश्नर वहां पे बुलाए गए थे, और उन्होंने घर पे एक आर्ट एग्जीबिशन भी डिस्प्ले की थी। एक बड़े प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे जिन्होंने आके अपना आर्ट डिस्प्ले किया हुआ था। तो करीब 100-150 लोगों की पार्टी थी। काफी अच्छे उन्होंने पैसे हमें ऑफर किए थे मेन्यू और सर्विस के लिए। तो हम लोग चले गए, हमारी पूरी टीम गई, और ऐसा हुआ कि जो ग्लासेस हैं जिसमें ड्रिंक सर्विस होनी है, या जो प्लेट्स हैं जिसमें खाना खाया जाएगा, और जो टेबल्स हैं जिसमें खाना ले किया जाएगा, तो ये सारी चीजें हमने एक दूसरी कंपनी से ऑर्डर की हुई थी हायर पर, कि वो लोग डिलीवर कर देंगे, और हम लोग अपनी सर्विस और शेफ्स की टीम लेके जाएंगे,
शेफ्स की टीम किचन संभालेगी, सर्विस की टीम सर्विस कर देगी, और जो बाकी का सामान है वो बाहर से आएगा और उसमें हम सर्व कर देंगे। और 6:30 बजे शुरू होनी थी सर्विस। हम लोग 3 बजे पहुंच गए, क्योंकि थोड़ा पहले ही आके आपको सेटअप करना होता है। तो हम गए तो वहां पर आधा घंटा इंतजार किया, तो देखा कुछ सामान नहीं आया। इतने में 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, कुछ सामान नहीं। फिर हमने कंपनी को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि आपका तो कोई ऑर्डर है ही नहीं। तो मतलब हमारे तो पाँव के तले जमीन निकल गई, बिकॉज देन वी रियलाइज कि जो हमारा कॉलीग था जिसने सारा ऑर्डर प्रोसेस किया था, वो उसको कंफर्म करना भूल गया। और उनके अनफॉर्चुनेटली उनके फादर ही पास्ट अवे, वो नेपाल में थे। तो उसी दिन सुबह वो तो फ्लाइट लेके नेपाल निकल गए। तो सारी डिटेल्स उनके पास थी, तो हमारे पास तो कुछ नहीं था। तो हम लोग इतना ऐसे फंस गए ऐसी सिचुएशन में कि हमारे पास सर्विस करने के लिए कुछ था ही नहीं। और जब आप इमेजिन आप 150 पीपल किसी के घर पे बुलाए गए हैं, हाई प्रोफाइल इवेंट है, मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स वहां पर आने वाले हैं, इंडियन हाई कमिश्नर आने वाले हैं, तो आपकी क्या हालत होती। तो जैसे भी करके तिकड़म लड़ा के वहां पर जो एक दो लोग थे जिन्होंने शामियाना वगैरह सेटअप किया था, फ्लावर अरेंजमेंट किया था, उनसे बात करी, तो उनमें से एक आदमी निकल आया ऐसा जो ये काम करता था, हायर वगैरह का सामान देता था। उसका सामान इतना ज्यादा फैंसी नहीं था, लेकिन ही कुड सप्लाई ऑल दैट। तो भागा दौड़ी करके जैसे भी करके वो 1 घंटे के अंदर अंदर वो सामान हम लोगों ने मंगवाया। और मेरे लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन खड़ी हो गई, क्योंकि आई वॉज द फंक्शन इंचार्ज एंड द क्लाइंट न्यू मी, सो मेरी अपनी रेपुटेशन भी लाइन पे थी। बट वो इवेंट अल्टीमेटली हुआ और स्मूथली हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कस्टमर को पता नहीं लगने दिया कि ये सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है। तो ये इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं रेस्टोरेंट चलाते हुए। ऐसा हुआ कि काम कर रहे हैं और सडनली तंदूर से कोई चिंगारी सी उठी, और वो ऊपर फिल्टर में पहुंची, और फिल्टर ने आग पकड़ ली। तो वो एकदम से आग लग गई। तो उस आग को आपने कैसे कंट्रोल करना है, इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स फॉलो किए गए। सो इस तरह की भी चीजें होती हैं। फिर एक जगह में काम करता था, तो वहां पर एक दो सप्लायर्स के जो इनवॉइसेस थे, जो बिल्स थे, वो पे नहीं हुए थे। तो उन्होंने बाद में, एक सर्विस होती है बेलिफ सर्विस कहते हैं उसको, वो बेलिफ ताला लगा देते हैं आपके प्रेमिसेस में अगर आपने, तो वो उन्होंने बेलिफ भेज दिए। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि रेस्टोरेंट चल रहा है, फुल हाउस है, मेरे अंदर कस्टमर्स बैठे हैं, और वो बेलिफ आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ताला लगाने आए हैं, आपको बाहर निकलिए आप। तो ऐसी सिचुएशंस को भी हैंडल करना, उनसे बात करना, बिल को क्लियर करवाना या उनको डिले करना। सो देर आर फिर एक बार ऐसा हुआ कि कोई एलर्जी थी किसी को नट एलर्जी होती है, ग्लूटेन एलर्जी, इस तरह की आप जानते हैं लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। तो एक कस्टमर ने सर्विस जो हमारा एक सर्विस स्टाफ था, उनसे पूछा कि ये डिश मैं खाना चाहता हूँ, इसमें कोई मिर्ची तो नहीं है। तो वो जो सर्विस वाले थे, वो मेरे कोलीग, वो बड़ी अच्छी नेचर थी, बड़े फ्रेंडली थे वो। उन्होंने कहा नहीं 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 सर, ये तो बड़ा माइल्ड है, सब कुछ बड़ा आपको पसंद आएगा वो। तो वो शायद वो ठीक से नहीं समझ सके कि क्या कस्टमर चाह रहे हैं। तो कस्टमर ने कहा नहीं, मेरे को ये पता लगना चाहिए कि इसमें मिर्ची है कि नहीं। वो अंग्रेज थे, वो अंग्रेजी उन्होंने बोली, ये पठान थे, तो इन्होंने अपने वार्मथ में बोल दिया कि नहीं नहीं सब ठीक है। वो जैसे ही उन्होंने उसका निवाला लिया, उनका तो मुंह फूल गया, बिल्कुल एलर्जिक रिएक्शन हो गया। और फिर उन्होंने बताया कि मुझे चिली से एलर्जी है। तो आपने मेरे को ये कहा कि माइल्ड है या ये आपको पसंद आएगा, दैट इज नॉट द आंसर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर वो एकदम से एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। तो वो वो एक वाकया हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। पर आप कैसे अपने आप को काम रखते हैं, कैसे उस सिचुएशन से आप डील करते हैं,
ये बहुत ये चीजें बहुत मायने रखती सो लाइक सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा व्हेन यू डील विथ कस्टमर्स तो सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट चीज है? हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इज द सर्विस एलिमेंट कि आप एक मेरी वन ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके दो दो मंत्र होते थे। वो कहते थे कि जो जो ग्राहक, जो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आ गया, जो दरवाजे से आप दरवाजे पे खड़े हैं, ही शुड रिसीव द वार्मेस्ट वेलकम। तो जैसे आपके घर पे आपका कोई मेहमान आ जाता है या आपका कोई परम मित्र आ जाता है, तो आप उससे कैसे मिलते हैं? तो गले मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, वगैरह वगैरह। तो या जो लोग कैजुअली मिलते हैं, मतलब हर एक का अपना अपना तरीका होता है, ऑफ कोर्स। पर व्हाट इज द वार्मेस्ट दैट यू मेक दैट पर्सन फील वेरी वेरी वेलकम इनटू योर होम और योर एस्टेब्लिशमेंट? तो वो कहते थे कि वार्मेस्ट वेलकम होना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशंस काउंट करते हैं। जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट जस्ट द लास्ट इंप्रेशन, इट्स द लास्टिंग इंप्रेशन। वो बहुत देर तक आपके जहन में रहता है। और फिर वो कहते थे कि जब कस्टमर जा रहा है, उसने अपना बिल पे कर दिया है, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया है, तो वार्मेस्ट सेंड ऑफ होना चाहिए। तो जब वो जा रहा है, तो आपने कैसे उनको बाय बाय कहा, आपने कहा कि अच्छा सी यू अगेन, या जो भी, जैसे भी करके। तो वो जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, वो इन दो चीजों पे बहुत भारी टिका होता है कि आपने वेलकम कैसे किया और आपने उनको गुड बाय कैसे किया। और जो इन बिटवीन है, वो तो फिर नेचुरली इंपॉर्टेंट है ही है। मैं अपनी सर्विस टीम को हमेशा कहता हूँ कि कोई भी हाई क्लास रेस्टोरेंट हो, मिशेलिन स्टार मिला हुआ है या बड़ा नामी गिरामी रेस्टोरेंट क्यों ना हो, जब कस्टमर रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आप उनको बिठा देते हैं टेबल पर, तो उसके बाद करीब आधा घंटा या 45 मिनट तक एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना सामने नहीं आता, क्योंकि वो बैठे हैं, वो इधर उधर रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, दूसरे कस्टमर्स को देख रहे हैं कैसे सर्विस हो रही है, फिर आपसे ड्रिंक्स ऑर्डर लिया जाता है। तो जब तक आप खाने को ऑर्डर करते हैं 15-20 मिनट उसके बाद खाना बनने में लगते हैं, फिर आपके पास खाना बाहर आता है। तो जो शेफ है, एज ए शेफ, मेरा काम तब शुरू हुआ है जब पहली प्लेट कस्टमर के सामने गई है, जो उनके आने के करीब 40-45 मिनट के बाद गई। तो वो जो 40-45 मिनट है उसके पहले के, वो भी बहुत जरूरी है। सो अगर उस टाइम पे कोई कस्टमर को कुछ चाहिए और उन्होंने आप सर्विस में हैं, आप सर्विस कर रहे हैं और आपने नजर नहीं मिलाई कस्टमर से, क्योंकि वो दिन गए जब पहले होता था, ए इधर आना, वो चुटकी से कि वो जमाने अब नहीं है। होते होंगे छोटे छोटे ढाबों में, पर ज्यादातर पॉलिश रेस्टोरेंट्स में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कस्टमर्स कि उन्होंने अगर आंख उठा दी है, तो सर्विस पर्सन मस्ट सी दैट इमीडिएटली। और आपकी वो उसको कहते हैं पेरिफेरल विजन, एक होती है टनल विजन, आप बिल्कुल ऐसे देखते हैं नाक की सीधी। जब आप रेस्टोरेंट में या इस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपको हर जगह देखना है, हर टेबल पर देखना है, आपको बॉडी लैंग्वेज समझनी है, आपको कस्टमर के इशारे समझने हैं, आंखें समझनी है, उनके हाव भाव देखने हैं। तो वो चीजें आपको बता देती हैं कि वो कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है। तो दोज थिंग्स काउंट अ लॉट। फिर खाने ने इम्प्रेस करना है, वो बात की बात है। तो सर्विस मेरे हिसाब से is more important than the food element। अच्छी सर्विस, अगर खाना थोड़ा 19-20 है तो उसको कवर कर देगी, लेकिन अगर सर्विस अच्छी नहीं है, खाना कितना भी अच्छा हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। ये वैसे ही है कि जैसे हमारे पंजाब में कहते हैं कि हमारे घर पे कोई आ गया, अनएक्सपेक्टेड कोई मेहमान, अब तो फोन करके आते हैं लोग, वो पहले तो हम लोग ऐसे ही चले जाते, दरवाजे पे दस्तक दी, हाँ जी हम आ गए। तो घर पे आपके कुछ भी ना हो, आप नमक के साथ सूखी रोटी भी आप प्यार से खिला दीजिए, तो वो भी याद रहती है। हमारी इंडियन कल्चर ऐसी है सेम। कि आपके पास बेड ना भी हो, आप जापान में रह रहे हैं, तो छोटे छोटे वहां पर एकोमोडेशन बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो अगर आपने किसी को फ्लोर पे, फर्श पे भी अगर आपने लिटा दिया, लेकिन अगर आपने बड़ा वार्मली वो सब किया,
तो वो चीजें याद रहती हैं। सेम थिंग इन हॉस्पिटैलिटी, और इसीलिए इसको हॉस्पिटैलिटी कहा गया है, खातिरदारी कहा गया है, आओ भगत कहा गया है। लाइक आपने जो ये वार्मेस्ट वेलकम की बात की, सो आई थिंक इंडियंस नेचुरली वार्म होते हैं। नेचुरली इंडियंस को बचपन से ही हम जब घर में भी मेहमानों को वेलकम करते हैं, हम वैसे ही वेलकम करते हैं। सो जब इंडियंस वो नेचर लेके हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जाते हैं, सो नेचुरली उनका वो सब सर्विस सेक्टर जो जो आपने इम्पोर्टेंस बताया है कि कस्टमर्स को जो सर्विस जरूरी है, वो नेचुरली आता है। कुछ लोगों को नेचुरली आता है और कुछ लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, बिकॉज नॉट एवरी, यस इन जनरल हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो वैसी है कि आप एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से डील करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो एवरीबडी इज नॉट वार्म एज ए पर्सनैलिटी, सो यू हैव टू ट्रेन देम। और इसमें फिर आपका आपका ट्रेनिंग एलिमेंट काम होता है। सो सिर्फ खाना बनाना, खाने को सर्व कर देना ही एक स्किल नहीं है। सिखाना, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, धीरे 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 धीरे। और हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार्स के लिए भेजा गया। इवन एजुकेशन सेक्टर में मेरे मदर टीचर थे, और मुझे याद है कि थ्रू आउट हर टीचिंग करियर, हर साल 2 साल बाद कोई ना कोई सेमिनार होता था, और जहाँ पे वो जाते थे, और जहाँ पे उनको टेक्निक्स दी जाती थी कि यू नो हाउ, बिकॉज चिल्ड्रंस साइकोलॉजी जो टाइम टू टाइम आज सब लोग टैबलेट्स और ऑनलाइन लर्निंग कैसी हो गई है। एक टाइम पे हम नोटबुक्स वगैरह में लिखा करते थे, टेक्स्ट बुक्स होती थी, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता था। आज वही चीज इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर हो रही है। सो दीज थिंग्स, सो द टीचर हु इज वेरी यूज्ड टू टेक्स्ट बुक पढ़ाने में, नोटबुक्स वगैरह के तरीके से सिखाने में, उनको ऑनलाइन अब सिखाना पड़ रहा है, तो डायनामिक्स पूरे चेंज हो गए। जैसे आपने कहा कुछ टाइम पहले आपने अनुभव तब शुरू किया जब कोविड था। और इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में भी आपको पता ही है कि ये चैलेंजेस आए, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, तो किस तरह से बच्चों को सिखाना है, तो ये चीजें सेमिनार में सिखाई जाती हैं। सिमिलरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरत होती है कि कस्टमर के ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, हैबिट्स चेंज हो गई हैं, या कंपटीशन आ गया है मार्केट में, या वी हैव टू बी अप विद द टाइम्स। ओके, अगर आप अच्छा सर्विस नहीं करेंगे, अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे, वक्त के साथ नहीं चलेंगे, तो दूसरे लोग आपको फिर ओवरटेक कर लेंगे, और आपका मार्केट शेयर गिर जाएगा। सही बात है, ये एक लर्निंग मैं आज जरूर लेके जाऊंगी यहाँ से। एक्चुअली लाइक इंडियंस, आप खुद लंदन में हेड शेफ है। सो इंडिया में एक होटल बिजनेस चलाने में और कोई फॉरेन कंट्री में एक होटल बिजनेस चलाने में आपको कोई फर्क लगता है, या सर्विस सेक्टर तो वही है? बेसिक प्रिंसिपल्स वैसे ही रहते हैं, आई थिंक यूनिवर्सली। आप जहां भी चले जाएं, अच्छी सर्विस, अच्छा खाना, ये तो प्री रेक्विजिट है। सफाई, मुझे याद है जब मैं दिल्ली में था, तो एक वहां पर साउथ इंडियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, सागर और सागर रत्ना। तो वो साउथ इंडियन खाना, ऑफ कोर्स, वो जैसे वो साउथ इंडियन थाली है, या वो डोसा, इडली, मतलब ऑफ कोर्स दैट इज नॉट ऑल साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फूड बहुत वास्ट है, लेकिन सागर रत्ना में ये चीजें सर्विस होती हैं, और हम लोग पसंद करते थे क्योंकि वो हमारे बजट में समा जाता था। पर सबसे अच्छी बात सागर रत्ना में ये होती थी कि वहां पर एक आदमी हर फ्लोर पे कॉन्स्टेंटली सफाई करता था। वो खाना, कुछ कोई खाना गिर गया है, या कोई कस्टमर की कुछ चीज गिर गई है, या पानी गिर गया, या कुछ भी हो गया, तो वो सफाई कांस्टेंट वहां पर रहती थी, और बड़ा अच्छा लगता था हमें वहां पर जाकर। क्योंकि हमें लगता था कि ये सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं है, सर्विस ही सिर्फ अच्छी नहीं है, सफाई भी बहुत है, यहाँ पर हाइजीनिक बहुत है। तो सो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लीनलीनेस, हेल्थ, हाइजीन सेम रहते हैं। लेकिन जो लंदन में, यूके में मैंने देखा, और क्योंकि 98 से मैं यहाँ पर हूँ, 26 साल मुझे यहाँ पर हो चुका है,
यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इन चीजों की, जो इंडिया में है जरूर, लेकिन कई बार एनफोर्स नहीं होती, या कई बार हम लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फायर सेफ्टी की बहुत अहमियत है, क्योंकि जब आग लग जाती है तो आप मानिए, आप इमेजिन करिए, आई हैव बीन इन दो सिचुएशन वेयर देयर फायर हैज इरप्टेड, और जब फायर होती है तो फिर पैनिक हो जाता है एकदम, और भगदड़ मच जाती है, और फटाफट लोग भागने की उसमें होते हैं। तो एक एक आपको एक फ्लोर प्लान तैयार करना पड़ता है एज ए मैनेजर या एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट, कि आपका इवैक्यूएशन प्लान क्या है। कि अगर आग लगेगी तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आपको इमेजिन करना है कि भगदड़ मच जाएगी, और जहां से लोग अपनी कुर्सी सोफा छोड़कर दरवाजे की तरफ जाएंगे, तो वो जो पैसेज है, वो जो पाथ है, वो क्लियर है कि नहीं। अगर वहां पे कोई डब्बे पड़े हुए हैं या कुछ और पड़ा है तो लोग स्टम्बल कर जाएंगे, गिर जाएंगे। सो दैट फायर एग्जिट रूट मस्ट ऑलवेज बी क्लियर, ऑलवेज। और यहाँ पर ऐसा होता है कि फायर ऑफिसर्स सरप्राइज विजिट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट में। आई एम श्योर जापान में भी ऐसा होता होगा, और ये जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे ये चीजें इन्होंने बहुत बहुत केयरफुली ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपके फायर एग्जिट रूट्स क्लियर है कि नहीं। आपकी सप्लाई आई है, सब्जी आई है, वाइन आई है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आई है, अब आपने वो फायर एग्जिट डोर के सामने रख दिया आपने। अब मान लीजिए अगर कोई आग लग गई और पीछे से जाना है, तो जब अगर क्लियर नहीं है, अम, और रिसर्च ये बात प्रूव करती है कि आग जब लगती है तो आग से उतने लोग नहीं मरते जितने ये स्टम्बल होके एक्सीडेंट्स में, भगदड़ में लोग मर जाते हैं, क्योंकि वो चीज क्लियर नहीं है। So that's one of the, and as a responsible person running a hotel or restaurant in the UK, you have to be on top of that. तो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स सर्विस्ड हैं कि नहीं, आपने फायर अलार्म हर हफ्ते टेस्ट किया है कि नहीं, आपकी इमरजेंसी लाइट्स ठीक हैं कि नहीं, आपका आपने अपनी फायर लॉगबुक मेंटेन की है कि नहीं। और सिर्फ ये नहीं कि दिखाने के लिए वो टिक वॉक, हाँ मैंने कर दिया कर दिया कर दिया, वो चेकलिस्ट, सिर्फ वो नहीं। और इसी तरह से फूड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर सेफ्टी। सो ये आपको ना सिर्फ पेपर पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, बल्कि आपको डिलीजेंटली ये चीजें, ये प्रोसीजर्स फॉलो भी करने हैं। हमारे वेरी रेगुलरली जो एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर, जिसको EHO कहते हैं, जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो आ जाते हैं और वो चेक करते हैं कि आपके प्रोसीजर्स कैसे हैं, आपने साफ सफाई से अपना रखा हुआ है कि नहीं काम, आपके फ्रिज की सील्स, आपके खाना खाना सारा ढका हुआ है कि नहीं, और खाना आपने बनाया है वो मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर वो खत्म होना चाहिए। तो आपने उसका वो टैग लगाया हुआ है कि हाँ ये खाना कब बना था, और इसको कितने टेम्परेचर तक पकाया गया था, और वो आपने चेक कैसे किया वो टेम्परेचर कितना था।